नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे अपनी बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मछली पालन प्रबंध, फिश फार्मिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आएगा, जब अपन मछली पालन करते हैं तो अपन को क्या चाहिए? पॉन्ड चाहिए, तालाब। ठीक है, तो तालाब का निर्माण करने से पहले अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके, तालाब निर्माण हेतु भूमि का चयन। फिश फार्मिंग अगर आप करना चाहते हो और तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तालाब का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी पथरीली नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा रेत नहीं होनी चाहिए। क्यों? ज़्यादा रेत होगी तो क्या होगा? एक तो जब अपन जब पानी जब भरेंगे किसमें? तालाब में, वो जल्दी से कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और दूसरा क्या होता है, उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। ठीक है, मछलियों के लिए। अगला क्या है, जो तालाब है, जहाँ पर अपन तालाब निर्माण कर रहे हैं उस स्थान में कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक गहराई क्या होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए। बहुत से जगह क्या होता है, थोड़ा सा अपन ने गहराई की ओर क्या आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिश पॉन्ड नहीं बनेगा। अगला है, भूमि में ढलान होना चाहिए। कहने का मतलब है, जहाँ अपन तालाब का निर्माण करते हैं वहाँ थोड़ा सा भूमि में क्या होना चाहिए? ढालू। उससे क्या होगा, अपन को क्या करना पड़ता है, जब अपन मछलियाँ निकाल लेते हैं तो बाद में इनको खाली करना पड़ता है, इनको तालाब को। ठीक है, अगर भूमि में ढाल होगा तो अपन आराम से वाल खोल के पूरे तालाब को खाली कर सकते हैं। वरना फिर अपन को कुछ जैसे कि इंजन के द्वारा या मोटर के द्वारा पानी को निकालना पड़ेगा, अगर भूमि में ढलान नहीं होगा तो। अगला क्या है, भूमि का जल स्तर नीचे नहीं होना चाहिए ज़्यादा। क्या होता है, जिस स्थान पर अपन तालाब बनाते हैं अगर वहाँ का जल स्तर ज़्यादा नीचे है तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में पानी सब चला जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन को समस्या आएगी। इसलिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ आपका जल स्तर ठीक ठाक हो। स्थायी जल स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तालाब बना रहे वहाँ पास में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर अपन तुरंत तालाब में पानी भर सकें। और जल रिसाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो तालाब बनाएंगे उसकी जो दीवारें बनाएंगे या फिर जो उसका बेस रहेगा, तो ऐसा होना चाहिए कि पानी का जो रिसाव है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तालाब खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये सिंपल से पॉइंट को याद रखने हैं, 4-5 पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपके, मत्स्य पालन हेतु तालाब के प्रकार। ये क्वेश्चन आया बहुत सी बार, याद रखना। तो अपन मुख्य रूप से 3 प्रकार के तालाब बनाते हैं। पहला है नर्सरी तालाब, दूसरा है पालन तालाब, इसको बोलते हैं रियरिंग पॉन्ड। अगला है संचय तालाब या स्टॉकिंग पॉन्ड्स। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा नाम से पता चल जाएगा। नर्सरी क्या होती है आपको पता है, नर्सरी में, नर्सरी आपने स्कूल देखा होगा, स्कूल में जाते हैं नर्सरी में, मतलब छोटे बच्चे। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे ही मछली अंडा देती है, मछली के अंडे से जैसे मछली निकलती है, मछली का बच्चा निकलता है बीज बीज से, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उनको क्या होता है, एक अलग तालाब में अपन को रखना पड़ता है। क्यों? अगर उनको बड़ी मछलियों के साथ रखेंगे तो सारी मछलियाँ, तो बड़ी मछलियाँ उनको खा जाएगी। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को एक अलग छोटा सा तालाब बना के अपन रखते हैं, बस, और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से पालन तालाब क्या होता है, जब ये मछलियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इनको वहाँ से निकाल के दूसरे तालाब में रख देते हैं। ठीक है, और संचय तालाब, जब मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती है बेचने के लायक, तो उन सारी बड़ी बड़ी मछलियों को एक अलग तालाब में अपन निकाल रख देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो तालाब है ये किस आधार पर है, इनकी साइज के हिसाब से। ठीक है, साइज के हिसाब से। अब आगे अपन देखते हैं, जैसे कि नर्सरी तालाब की बात करते हैं। तो जो नर्सरी तालाब जो होगा उसमें क्या होगा, जो मछली है उसकी
फ्राई अवस्था या शिशु मीन अवस्था तक की जो मछलियाँ है वो रहेगी। कहने का मतलब है जो अंडे से जो मछली निकली है वहाँ से लेके वो फ्राई अवस्था तक आ जाए। अब फ्राई अवस्था क्या होगी? ऐसी मछली जिसकी लंबाई कितनी हो, 40 mm या 4 सेंटीमीटर तक की जो मछली होती है वो कहलाती है फ्राई अवस्था। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती है। अब इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, अगर अपन देखें तो ये तालाब क्या होते हैं, सबसे छोटे तालाब होते हैं जिनकी जो अगर अपन देखें इनका है 0.02 से लेके 0.06 हेक्टेयर तक के साइज के होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे, मतलब छोटे होते हैं कुल मिला के। और गहराई भी इनकी कम होती है दूसरों की तुलना में। कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर तक। अब आगे आता है पालन तालाब। अब जैसे मछली क्या होती है वो 4 mm से बड़ी, 4 mm हो जाती है या 40 mm, सॉरी 4 सेंटीमीटर या 40 mm से बड़ी, तो उसको अपन निकाल के किस में डाल देते हैं? पालन तालाब में। तो इसमें मछली की फ्राई अवस्था को डालते हैं और कब तक रखते हैं? जब तक कि वो अंगुलीकार जीरावस्था तक नहीं पहुंच जाए। अब ये अंगुलीकार जीरावस्था कब तक होती है? ये होती है 40 mm से 70 mm तक। मतलब वो जो 40 mm की मछली डाली अपन ने वो जब तक 70 mm की नहीं हो जाए तब तक वो कहाँ रहेगी? पालन तालाब में। अब इसका क्षेत्रफल देखें तो क्या है, उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 0.06 से 0.1 हेक्टेयर। और गहराई, गहराई लगभग थोड़ी सी बढ़ती है, आधा मीटर के आसपास, 1.5 से 2 मीटर हो जाती है। अगला है संचय तालाब। तो संचय तालाब में कौन सी अवस्था रहती है? बड़ी मछलियाँ जो अंगुलीकार जीरावस्था से बड़ी हो जाती है मछलियाँ, वो सब कहाँ रहती है? संचय तालाब में। ठीक है, इसकी साइज है 0.2 से 2 हेक्टेयर, गहराई है 2 से 2.5 मीटर तक। तो अपन को बस इतना सा याद रखना है, एक तो तीनों के नाम याद रखना है, नर्सरी, पालन और संचय। नाम याद रखना है और एक याद रखना है कि नर्सरी तालाब में कौन सी अवस्था रहती है? फ्राई अवस्था। कौन सी अवस्था? फ्राई। फ्राई अवस्था की साइज कितनी क्या होती है? फ्राई अवस्था की साइज होती है 40 mm तक मैक्सिमम। पालन तालाब में कौन सी अवस्था रहती है? फ्राई अवस्था से लेके अंगुलीकार। अंगुलीकार का मतलब होता है अपनी जो उंगली होती है ना, लगभग उंगली इतनी बड़ी, लगभग उंगली इतनी बड़ी साइज उसकी हो जाती है, अंगुलीकार अवस्था। और संचय तालाब में क्या होता है? फिर बड़ी मछलियाँ, मतलब जब मछली उंगलीकार अवस्था से बड़ी हो जाती है, अर्थात 70 mm से बड़ी हो जाती है, तो बड़ी मछलियाँ संचय तालाब में डाल देते हैं। अब ये क्यों डालते हैं मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर ये सब एक जगह रहेगी तो क्या होगा? बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये देखो यहाँ पे इस चित्र में देखो आप, इसमें दिखाया देगा आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अंडे है, ये क्या है? अंडे। यहाँ से लेके, अंडे से लेके जो मछली निकलेगी, देखो ये लार्वा दिखता है ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिख रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है? फ्राई। ये फ्राई अवस्था की मछली ऐसी होती है, मतलब ये 40 mm तक की मछली है लगभग। तो कुल मिला के ये जो दिख रहा है, यहाँ से लेके, कहाँ से? एम्ब्रियो से लेके फ्राई तक, ये मछलियाँ कहाँ रहती है? संचय तालाब में। कहाँ रहती है? नर्सरी तालाब में। कहाँ रहती है? नर्सरी। कहाँ रहती है? नर्सरी तालाब। उसके बाद में जैसे मछली बड़ी होती है उसे अगले तालाब में डाल देते हैं। ये देखो ये फिंगरलिंग जो बताई मैंने, मतलब अंगुलीकार जो अवस्था है ये 40 mm से 70 mm तक, तो ये कहाँ रहेगी? पालन तालाब में। ये कहाँ रहेगी? पालन तालाब में। और उसके बाद में ये जो बड़ी मछलियाँ हैं ये रहेगी संचय तालाब में। कौन से तालाब में? संचय। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा तीनों अवस्था, नर्सरी तालाब, पालन तालाब और संचय तालाब। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा मत्स्य आहार, मतलब मछलियों के लिए भोजन। ठीक है, तो जिस प्रकार से अपन ने पशुपालन में पढ़ा था, पशुओं को जो भोजन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ऐसे ही मछलियों को भी पोषक तत्व चाहिए। क्या क्या पढ़े थे अपन पोषक तत्व? जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि, ये सारे के सारे मछली को भी चाहिए।
ठीक है। तो आहार का चुनाव करते समय अपन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आहार प्रोटीन युक्त हो, क्या हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उसके अलावा सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। ठीक है, अगर ज़्यादा महंगा लाएंगे तो फिर क्या होगा, अपने जो फिश पालन करते हैं उस पर अपन को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ऐसा आहार होना चाहिए जिसके क्या हो, सस्ते में उपलब्ध हो जाए। स्थानीय क्षेत्र में सुगमता, जो आहार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं आसपास वो आपको मिल जाए। अगर आप मान लो आप उसको बाहर से लाए तो क्या होगा, फिर आपको उसका खर्चा बढ़ जाएगा। इस वजह से ऐसा आहार होना चाहिए जो आपको स्थानीय रूप में जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास उपलब्ध हो। और आहार सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य का मतलब जिसका पाचन अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपने जो आहार डाला मछली को, अगर वो सुपाच्य नहीं होगा तो मछली खाएगी लेकिन वो उसके काम में नहीं आएगा। तो खाना ऐसा होना चाहिए उनके लिए कि वो अच्छे से पाचन हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आहार के अगर प्रकार देखें तो जो मछलियों को अपन खाना खिलाते हैं वो दो प्रकार से है। एक तो कहाँ से आएगा, वनस्पति मूल के आहार, कहने का मतलब है जो कहाँ से प्राप्त होगा अपन को, वनस्पति पेड़ पौधों से। ठीक है, साग सब्जी अब्जियाँ या फिर फसलों से। सिंपल सा है, कुछ सिंपल सा है, जो वनस्पति से मिलता है, जैसे कि चावल की भूसी, अनाज का चूरा, कंदमूल, खलिया आदि। कुल मिला के जैसे अनाज होता है उनको पिसा लेते हैं, अनाज जो होते हैं उनको पीस लेते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, मछली को खिलाते हैं। और अगला क्या है, जंतु मूल के आहार, मतलब ये जंतु मूल मतलब क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होगा अपन को, जानवरों से। जैसे मछली का चूर्ण क्या होता है, जो वो से जो मछलियाँ होती है खराब हो जाती है, जो भी होता है उनको क्या होता है, सुखा के उनका चूर्ण बना लेते हैं और वही चूर्ण मछलियों को वापस खिला देते हैं। इसके अलावा मान लो अपन किसी का मांस खिला सकते हैं, मुर्गियों के अंडे खिला सकते हैं, हड्डियों का चूरा। ये सब अब देखना, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है, जंतुओं से। मछली क्या है, जंतु। मांस कहाँ से लाओगे, पेड़ पौधों से तो मिलेगा नहीं, मांस कहाँ से मिलेगा, जानवर से। मुर्गियों के अंडे, मुर्गी भी क्या है, जंतु। हड्डियाँ कहाँ से लाओगे, किसी जानवर की। तो कहने का मतलब है ये जो अपन ने जो इनके दो प्रकार लिखे हैं, किस आधार पर लिखे हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अगर जंतु से प्राप्त हो रहे हैं तो जंतु मूल के, और पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं तो वनस्पति मूल के आहार। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। आहार देते समय सावधानियाँ। अब क्या होता है, जब अपन मछलियों को आहार खिलाते हैं उस समय कुछ सावधानियाँ अपन को रखनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या क्या रखनी पड़ती है, देखना। अगर तालाब में, जो तालाब है उसमें जो पानी का कलर ज़्यादा हरा हो रहा है, क्या हो रहा है, हरा, हरे रंग ज़्यादा दिख रहा है, तो अपन को आहार देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, ज़्यादा हरा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी वनस्पतियाँ आ गई है, वनस्पतियों के कारण वो हरा हो गया है। ठीक है, तो मछलियाँ क्या करेगी, वो वनस्पतियों को खा सकती है। और उसके अलावा अगर अपन इस समय पे आहार देंगे तो उसका अच्छे से मछलियाँ उपयोग नहीं कर पाएगी। अगला क्या है, अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो अपन को आहार क्या करना चाहिए, आहार की मात्रा कम कर देनी चाहिए, वरना उसका पाचन सही से नहीं होगा, मछलियों को दिक्कत आएगी। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो आहार क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आपने मछलियाँ निकाली आज, ठीक है, मान लो आपने आपने तालाब से मछली निकाल ली आज, तो जिस दिन आपने मछलियाँ निकाली उस दिन अपन को आहार नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन ने मैक्सिमम मछलियाँ निकाल ली है। ठीक है, तो अब जो अपन आहार देंगे वो वेस्टेज जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया जैसे सर्दी में, तो जिस दिन ज़्यादा तापमान कम हो उस दिन आहार नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तापमान कम होता है ना तो मछलियाँ खाना बंद कर देती है। ठीक है, तो उस समय अपन को खाना नहीं देना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी मान लो बहुत सारी मछलियाँ एक साथ मर जाती है, अपन को दिखती है, बिल्कुल पानी पे आ जाती है तैरते हुए। तो अगर किसी कारणवश मछलियाँ मर रही है ना तो उस समय तुरंत खाना बंद करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि क्या समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान हो, उसके बाद ही आहार देना चाहिए। अब आहार देने का समय क्या है, फ्रिक्वेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक साथ डाल दिया, कायदे से सुबह शाम देना चाहिए, और अगर हो सके तो 3 टाइम, लेकिन 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम, सुबह और शाम। ऐसा नहीं कि आपने सारा का सारा एक साथ डाल दिया। ठीक है,
तो ये कुछ सावधानियां हैं, बिल्कुल सिंपल सी है, आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपके प्रेरित प्रजनन, इसको बोलते हैं स्पाइनिंग। प्रेरित प्रजनन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो तकनीक है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसेशन। अगर आगे हाइपोफाइसेशन तकनीक क्या काम आती है? मछलियों में प्रेरित प्रजनन। प्रेरित का मतलब क्या होता है? मछलियाँ जो अंडे देती है वो क्या होता है, सीजन के हिसाब से देती है, ठीक है, जो उनके अनुकूल समय आता है उसी टाइम पे वो अंडे देती है। लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं उनकी, तो अपन चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से अंडे दे, अपने हिसाब से अपन जब चाहे मछली अंडे दे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मछलियों को एक इंजेक्शन लगता है अलग से, पीयूष ग्रंथि रस का। किसका? पीयूष ग्रंथि रस का। जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, अंडे देने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और उसी को बोलते हैं प्रेरित प्रजनन, अंग्रेजी में स्पॉनिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये इस मछलियों को पीयूष ग्रंथि दस्त नहीं है, ये क्या है, इसको सही कर लेना, ये क्या है, पीयूष ग्रंथि रस, पीयूष ग्रंथि रस है, ठीक है, दस्त नहीं है, रस है। अब इसके क्या फायदे हैं? एक तो क्या होता है इसमें खर्चा कम आता है, दूसरा क्या होता है, ऐच्छिक प्रजाति के अंडों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के अपन मान लो किसी प्रजाति के मछली के अंडे चाहिए, तो अपन चाहे उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अंडे प्राप्त कर सकते हैं। वरना क्या होगा, अपन को मछली में अगर जो प्राकृतिक रूप से होता है तो उसके जो टाइमिंग होता है, उसके लिए स्थान का महत्व होता है। जैसे कि वो सारी मछलियाँ बहते हुए पानी में ही अंडे देती हैं, तो फिर आपको बहता हुआ पानी कहाँ से लाओगे, तालाब में तो बहता हुआ पानी होता नहीं। तो कहने का मतलब फिर वहाँ पर मछली अंडे नहीं देगी। तो अगर इस चीज़ मछलियों से अपन को अंडे दिलवाने, तो अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग। और ये तकनीक क्या है, सरल है, तो एक आदमी इसको आराम से सीख जाता है, ठीक है। और अगला, मछलियों के बीज को अलग करके मांसाहारी मछलियों से बचाया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मछलियाँ अंडे देगी प्राकृतिक रूप से, तो सारी मछलियाँ साथ में रहेगी, तो उन अंडों से जो बच्चे निकलेंगे उनको क्या करेगी, बड़ी मछलियाँ खा जाएगी। लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के बाद भी जो अंडे होते हैं उनको अपन एक किसी पात्र में निकाल लेते हैं, और उन अंडों को डायरेक्ट जो नर पशु होता है उसका जो स्पर्म होता है, नर पशु का जो स्पर्म होता है उसको बोलते हैं मिस्ट, उसमें मिला के डायरेक्ट तालाब में डाल देते हैं, दूसरे तालाब में जहाँ पे मछलियाँ होती ही नहीं है बड़ी, ठीक है। अभी अपन आगे देखेंगे, जैसे यहाँ देखो चित्र में दिख रहा है मछली, ये मछली है, ये दोनों, इनको लगाया इंजेक्शन। ये इंजेक्शन का है पीयूष ग्रंथि रस का। किसका? पीयूष ग्रंथि रस, ठीक है, लगाए। तो जैसे इसमें इंजेक्शन लगाएंगे, ये कुछ समय बाद में क्या होगी, अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको ये देखो यहाँ पे, इसको मछली को इसको पकड़ते हैं अपन हाथ से और दबाते हैं, तो ये सारे के सारे अंडे निकल रहे हैं, ये अंडे आ जाते हैं इसमें। अपन ने इस थाली में अंडे ले लिए, ठीक है। अब ये जो अंडे है इसमें अपन ने क्या मिलाया, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, नर पशु का स्पर्म, या जिसको बोलते हैं मिस्ट, क्या बोलते हैं, ये जो इस डिब्बी से निकल रहा है, ये क्या है, मिस्ट। मिस्ट क्या है, नर पशु, नर जो मछली है क्या है, नर मछली का क्या है, ये स्पर्म, ठीक है। तो इनको मिलाते हैं। अब क्या होता है, अब देख लो, अपने पास में एक थाली में है, अब इसको अपन ले जाके एक अलग तालाब में डाल देते हैं। जैसे 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 कि ये तालाब है, ठीक है, तो इसको अपन ने यहाँ डाल दिया। अब इस तालाब में मछलियाँ नहीं है, इस तालाब में कोई मछली नहीं है। अब इससे क्या निकलेगी, इन अंडों से मछलियाँ निकलेगी छोटी छोटी, ठीक है। तो इनको क्या होगा, बड़ी मछलियाँ नहीं खाएगी, ठीक है। ये से इसका क्या है, कुछ फायदे। अब कुछ मछलियों के रोग आएंगे, क्या आएंगे, मछलियों के रोग। तो सबसे पहले आपको बस नाम याद रखने हैं आपके एग्जाम के हिसाब से 4-5। सबसे पहला रोग है फिन या पर तथा पूंछ का सड़ना। फिन क्या होता है, जो आपने मछली में देखे होंगे, ये देखो,
ये जो है, ये फिन क्या होते हैं, जो तैरने के जो पंख होते हैं ना उनको बोलते हैं फिन। तैरने के पंख जो होते हैं जिससे मछलियाँ तैरती है उनको बोलते हैं फिन। तो क्या होता है, कभी कभी मछलियों के जो फिन है वो क्या होते हैं, सड़ने लग जाते हैं। क्या होते हैं, सड़ने लग जाते हैं। उसके अलावा अगली बीमारी है ड्रोपसी। कौन सी बीमारी है, ड्रोपसी। इसमें क्या होता है, मछली का जो शरीर है वो फूलने लग जाता है, उसमें पानी भर जाता है और वो फूल के बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये फूली हुई नज़र आती है। अगला है आँखा रोग। इसका नाम ही क्या है, आँखा रोग। तो इसमें क्या होता है, जो आँख की पुतली होती है वो अपारदर्शक हो जाती है, मतलब उसमें से दिखना बंद हो जाता है। अगला है अल्सर। अल्सर क्या है, मछली के शरीर में फोड़े दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, अल्सर देखा होगा आपने, मछली के शरीर में क्या होते हैं, फोड़े बन जाते हैं। गिल रोड। गिल रोड क्या होता है, गिल क्या होता है, जिस संरचना से मछलियाँ क्या लेती है, श्वास लेती है ना, श्वास, उसको बोलते हैं गिल। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, सड़न आ जाती है। और लास्ट में क्या है, सेफेरोलेग्नेसिस। इसमें क्या होते हैं, शरीर पर धब्बे। तो आपको बस ये नाम याद रखना है। कैसे, जैसे कि आ जाए एग्जाम में तो लिखोगे, फिन का सड़ना, दूसरा ड्रोपसी, तीसरा आँख का रोग, फिर अल्सर, फिर गिल रोड। फिर अगला क्या है, सेफेरोलेग्नेसिस। ठीक है, इसे याद रखना है। यहाँ देखो, ये जो मैं बता रहा था आपको, अगला क्वेश्चन है रोगग्रस्त मछली के प्रमुख लक्षण। तो क्या होता है, अगर मछली को रोग है तो क्या होगा, मछली का विकास सही से नहीं होगा, तो अपर्याप्त विकास होगा। गिल में क्या होगी, सड़न। गिल क्या होते हैं, जहाँ से सांस लेते हैं। पंखों के किनारों के सफ़ेद पड़ना। पंख क्या है, जिसको हम फिन बोलते हैं ना, फिन, वो फिन और पंख एक ही चीज़ है। तो क्या होता है, कभी कभी इनकी किनारियाँ सड़ने लग जाती है या फिर फटने लग जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, गिल कहाँ है, ये देखो, ये क्या है, गिल। ये जो है, ये जो धारी है ये गिल है। तो यहाँ से क्या करती है, मछलियाँ श्वास लेती है। एक आपको एग्जाम में पूछ सकता है, मछलियों में श्वास के लिए पाए जाते हैं फेफड़े, तो क्या है, सत्य या असत्य, तो असत्य। तो क्या पाए जाते हैं, फेफड़े नहीं पाए जाते, क्या पाए जाते हैं, गिल पाए जाते हैं। और फिन क्या होते हैं, फिन देखो, फिन ये जो है ना, जिनसे ये तैरती हैं, ये सारे क्या है, फिन है। और ये पूंछ भी एक तरह की क्या है, फिन है। ठीक है। अब कुछ मछलियों की नस्लें हैं, आपको आएगी, याद रखना है। कैसे पूछेगा कि 4 देसी नस्ल की मछलियों के नाम लिखो, या 4 विदेशी मछलियों के नाम। कैसे याद रखना है, सबसे देखो पहले, कतला, रोहू, मांगुर, रेवा और कालबासु, ये क्या है, देसी नस्ल की। कैसे नाम याद रखोगे कि ये देसी है। अब देखना, इनके नाम भी बिल्कुल देसी तरीके के, देसी तरीके के हैं। जैसे कि कतला, आपने सुना होगा कटला का नाम। कटला कहाँ पे है, जब वैष्णो देवी जाते हैं। ठीक है, कटला देसी मतलब जो अपने देश की, भारत देश की। तो कटला कहाँ है, भारत में। तो ये कौन सी होगी, देसी। ये रोहू, इसको याद रख लेना। जैसे जो आपके पास में है, इंदौर के पास में क्या है, राहू। कौन सा है, राहू का नाम सुना है ना। राहू कहाँ है, राहू कहाँ है, अपने इंदौर के पास में जगह है। तो ये राहू कहाँ, ये भी भारत में, मतलब ये भी कौन सी नस्ल है, देसी। एक ये रेवा। रेवा का नाम कैसे याद रखोगे, रीवा से। आपके आपके एमपी में जिला है ना रीवा, तो रीवा कहाँ है, वो भी तो अपने देश में ही है। तो ये सारी क्या है, देसी नस्लें हैं। इसके अलावा ये 2 नाम हो रहे, कालबासु और मांगुर। इन सब के नाम देसी तरीके के नाम है, तो आप आराम से याद रख लोगे। वरना 3 नाम तो याद रख ही लेना, कतला, राहू और रेवा। कतला मतलब कटला। कटला कहाँ है, वैष्णो देवी के पास। राहू कहाँ है, ये आपके इंदौर के पास। रेवा, कुल मिला के सारी कहाँ है, अपने देश में। ये सारे के सारे नाम कहाँ है, अपने देश के। तो आप अच्छे से इसे याद रख लोगे। अब विदेशों का नाम कैसे याद रखोगे, इनमें देखो, कुछ नहीं करना है, इनका नाम ही ऐसे ही है, इंग्लिश नेम है। कैसा नाम है, जैसे सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, चांदी होती है ना, सिल्वर, चांदी को बोलते हैं। तो सिल्वर इंग्लिश नेम है, मतलब ये विदेशी है। गोल्डन क्या है, ये भी इंग्लिश नेम है, मतलब ये भी क्या है, विदेशी। एक कॉमन क्या है, कॉमन शब्द क्या है, ये भी तो अंग्रेजी का है। कुल मिला के इनका नाम से आपको पता चल जाएगा। पीछे तो कार्प है, सब में क्या है, कार्प। इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, विदेशी नस्लें। कैसे, सिल्वर कार्प, गोल्डन कार्प,
कॉमन कार्प। तो आपको पता चल रहा है भाई इसके नाम जो है ना ये सारे इंग्लिश नेम है। कैसे नेम है? इंग्लिश। ये अगला है बिग हेड। बिग है ना बड़ा, बिग है ना बड़ा, हेड है ना सिर। तो ये बिग हेड भी इंग्लिश इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है ना। तो इंग्लिश वर्ड मतलब अपने देश का नहीं है। तो ये जितने भी इंग्लिश वर्ड के नाम है, अंग्रेजी शब्दों से जो नाम शुरू हो रहे हैं वो सारे कौन से हैं? विदेशी नस्लों के मछलियाँ। बस आपको नाम याद रखने हैं, कॉमन कार्प, गोल्डन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, ये सारे के सारे आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। देश में कौन कौन से? अपने देश में कौन कौन से? कटला अपने देश में है, राहू अपने देश में है और रेवा अपने देश में है। इसके अलावा मांगुर और कालबासु, मांगुर और कालबासु। तो अगर आपके आएगा तो कैसे आएगा? या तो पूछेगा देसी नस्ल या पूछेगा विदेशी नस्ल। ठीक है। जो मैंने बताया है उस तरीके से याद रख लेना। ठीक है। कैसे? जो विदेशी नस्लें हैं उनके सबके नाम कैसे हैं? अंग्रेजी से, इंग्लिश से स्टार्ट है, इंग्लिश के शब्द है। जैसे सिल्वर इंग्लिश शब्द है, गोल्डन अंग्रेजी शब्द है, बिग हेड ये भी अंग्रेजी शब्द है, कॉमन ये भी अंग्रेजी शब्द है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कतला, ये मछली देखो, ये कौन सी मछली है? कतला। कतला मछली की विशेषता हो सकता है पूछ ले। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जल की सतह पर रहती है। जो मछलियाँ होती है ना उन सबकी अलग अलग नेचर होती है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो पानी के ऊपर मतलब बिल्कुल ज़्यादा गहराई में नहीं रहती, बिल्कुल ऊपर तैरना पसंद करती है। कुछ होती है जो बीच में मतलब ज़्यादा थोड़ा सा अंदर तैर रहना पसंद करती है। कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल बहुत गहराई में रहती है। तो उस हिसाब से कतला कैसी है? ऊपर तैरने वाली। ठीक है। अगली विशेषता क्या है? इसका शरीर शल्कों से ढका होता है। शल्क क्या है? शल्क कुछ नहीं, ये जो इसमें जो बीज दिख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है छोटे छोटे छोटे, ये इनको बोलते हैं शल्क। ये जंतु प्लवक को चाव से खाती है। किसको खाती है? जंतु प्लवक। जंतु प्लवक क्या होते हैं? जो छोटे छोटे जंतु होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं छोटे छोटे, ये उनको खाती है। तो एक तरह से मांसाहारी है। ठीक है। अगला क्या है? एक कड़छे में इसका वजन क्या हो जाता है? 1 किलोग्राम तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 किलोग्राम तक। अब आपके आएंगे कुछ मछली की प्रजातियों के साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम पूछेगा। एक प्रश्न डायरेक्ट आएगा कि इन्हीं 2-3 मछलियों के वैज्ञानिक नाम लिखो। तो सबसे पहले आपको उनका नाम याद रखना है, फिर वैज्ञानिक नाम। तो कैसे याद रखोगे? ये तीनों देसी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? देसी, अपन अभी पढ़ के आए। कटला, राहू और मुरगला। कतला, राहू, मुरगला। कतला मतलब कटला, कहाँ पे? देश में, भारत में। उसी प्रकार से राहू, उसी प्रकार से मुरगला। नाम इनके सरल सरल है। कतला का तो क्या है? कतला कतला। राहू का क्या है? लेबिया रोहिता। पीछे क्या लग रहा है? रोहिता। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा रोहिता? लेबिया रोहिता, लेबिया रोहिता। और मुरगला का क्या है? इसमें भी देखो आप पीछे मुरगला लग रहा है, सिरहिनस मुरगला, सिरहिनस मुरगला। तो ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से। कतला का तो आपको याद रखना ही नहीं, कतला कतला 2 बार लिख देना है बस उसी को, कतला कतला। रोहू का पीछे रोहिता आएगा। क्या आएगा? पीछे क्या आएगा? रोहित। कौन सा रोहित? लेबिया रोहित। कौन सा रोहित? लेबिया रोहित। और मुरगला में क्या आएगा? पीछे मुरगला। कौन सा मुरगला? सिरहिनस, मतलब जो सिर हिला रहा है, सिरहिनस मुरगला। कौन सा मुरगला? जो सिर हिलाता है, सिर हिला रहा है, सिरहिनस मुरगला। ठीक है, ऐसे याद रखना, हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। बस तीनों को याद रखना है, पूछेगा तो तीनों को लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत की मुख्य मछलियाँ व उनके भोजन की प्रकृति। अब ये जो आपके आएगा, ये आपके आएगा 1 नंबर में। ये पूछेगा मिलान वाले में। किसे पूछेगा? मिलान करने वाले में। किसे पूछेगा? मिलान वाले में। अब देखना कैसे याद रखोगे। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन तीनों की, ये तीनों की, उसके नीचे वालों की। ये क्या है? सबसे पहले तो ये तीनों कौन सी मछलियाँ हैं? नाम से देखो अंग्रेजी शब्द है, मतलब ये तीनों विदेशी मछलियाँ हैं और ये ऊपर की तीनों देसी मछली है। पढ़ के आए अपन तीनों चारों को।
ये कौन सी मछली है? देसी, ये विदेशी। अब पढ़ के आए अपन अभी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे याद रखोगे। सिल्वर मतलब होता है, सिल्वर मतलब होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। गोल्डन मतलब सोना। अब आप मुझे ये बताओ कि सोना महंगा होता है या चांदी? तो आप सब क्या कहोगे कि सर चांदी सस्ती होती है और सोना क्या होता है? महंगा। तो कहने का मतलब है जो आदमी क्या है, सस्ता मतलब गरीब है, कोई आदमी के पास पैसे कम है, तो वो क्या खाएगा? वो मांस खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास पैसे कम है, वो मांस नहीं खरीद सकता। तो फिर वो क्या खाएगा? वनस्पति। क्या खाएगा? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का मतलब क्या है? साग सब्जी रोटी खाएगा। ठीक है, साग सब्जी रोटी सब कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है ना। तो सिल्वर ऐसे याद रखना। एक है सिल्वर, सिल्वर मतलब थोड़ा सा गरीब आदमी, तो वो क्या करेगा बेचारा? रोटी खा लेगा, सब्जी खा लेगा। अब गोल्डन मतलब सोना, मतलब महंगा, मतलब कि पैसा वाला है, तो वो क्या खाएगा? मांस, जंतु खाएगा। किसको खाएगा? वो जंतु प्लवक। किसको खाएगा? जंतु प्लवक हारी, मतलब छोटे छोटे जंतुओं को। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास पैसे है, तो वो क्या करेगा? आराम से इसको खरीद सकता है। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अगला क्या है? कॉमन। कॉमन, कॉमन किसे बोलते हैं? कॉमन मतलब सामान्य है, मतलब सामान्य मतलब जो कुछ भी खा सकता है। कुछ भी का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी, मतलब जो कुछ भी खा ले, जो भी उसके पास में आएगा वो खा लेगा। तो जो कॉमन आदमी होगा, सामान्य आदमी, तो कुछ भी खा लेगा, जो भी उसे मिलेगा। जो भी उसे मिलेगा सब खा लेगा, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, कुछ भी हो। लेकिन जो, अगर मान लो कि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा? जंतु खाएगा। क्या खाएगा? जंतु खाएगा। और अगर आदमी में पैसा कम है, मतलब चांदी, तो वो क्या करेगा बेचारा? कम पैसे में, खर्चे में घर चलाएगा। तो क्या खाएगा? वो साग सब्जी खाएगा, मतलब वनस्पति खाएगा। ऐसे याद रखना। तीन की तो याद हो गए। अब देखना, ये जो ऊपर के दो है, कतला राहु। कौन सी मछलियाँ है? कतला और राहु। ये कैसे याद रखोगे? ये है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। ठीक है। तो कतला और राहु क्या है? शाकाहारी। कैसे याद रखोगे? कटला कहाँ पे? वैष्णो देवी के पास में। कटला कहाँ है? वैष्णो देवी के पास। तो जो वैष्णो देवी के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? मांस नहीं खाते हैं, तो क्या खाते हैं? बस साग सब्जी, शाकाहारी हो। क्या है? शाकाहारी। ऐसे याद रखना। कतला क्या है? एक कटला स्थान है, कटला आपने सुना होगा, कटला जंक्शन। ये है जब वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहाँ पे आता है। तो भैया जो कटला क्या है, जो वैष्णो देवी के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? मांस नहीं खाते हैं, इसलिए वो क्या है? शाकाहारी। इससे आप याद रखना ना, कतला और राहु को। ठीक है। अगला क्या है फिर? कवई। ये कवई क्या है? ये मांसाहारी मछली है, मांसाहारी। और लास्ट में है मृगल, ये सर्वाहारी। मृगल क्या है? सर्वाहारी। ये दो का थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको सिल्वर, गोल्डन, कॉमन और कतला राहु, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है। अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। कवई कौन सी है? मांसाहारी। कवई क्या है? मांसाहारी। और मृगल सर्वाहारी। मृगल क्या है? सर्वाहारी। इसे याद रख लेना। मृगल को मंगल। मंगल क्या करता है? सब कुछ खा लेता है। मंगल क्या करता है? सब कुछ खा लेता है। और जो सब कुछ खा लेता है वो होता है सर्वाहारी। इसे याद रख, कैसे याद रखोगे? मृगल को मंगल। मंगल क्या है? सब कुछ खा लेता है। मंगल बेचारा मना नहीं करता है, जो भी मिलता है सब खा लेता है। ठीक है। ये कुछ मछलियों के देख लो आप चित्र, जैसे ये राहु पर पड़ के है ना, ये राहु कैसी है, ये कटला, ये कैसी देसी, ये सिल्वर कार्प देखो आप, सिल्वर, ये कॉमन कार्प, ये ग्रास कार्प, ये कौन सी है? विदेशी है। और ये मरीगल, जो मृगल है, ये मृगल वाली जो है अपनी। ठीक है। ये कौन सी है? रोहू, ये कतला, ये सिल्वर, ये कॉमन, ये ग्रास कार्प, और ये क्या है? ये मृगला, ये कालबासु, इसका नाम ही पड़ गया। ये तिपालिया। ये तिपालिया कौन सी नस्ल है? तिपालिया कौन सी नस्ल है? विदेशी। कौन सी नस्ल है? विदेशी तिपालिया। ये ध्यान रखना, तिपालिया भी कौन सी नस्ल है? विदेशी। अब बिड फिशेज क्या है? कौन सी फिशेज? बिड फिशेज। ये आएगा आपको क्वेश्चन 1 नंबर पे।
ये कुछ नहीं है, वीड जो अपन पढ़ के आए ना, 1-2 में वीड क्या पढ़ के आए, वीड जो पढ़ा था अपन ने, खरपतवार, वही है बस ये। इसको वो बोलते हैं वीड, मतलब कि तालाब में ऐसी मछलियाँ जो क्या है अनावश्यक, मतलब जो बिना काम की मछलियाँ होती है ना, उनको बोलते हैं वीड फिश। तो कैसे आता है वीड, जो जो खरपतवार होते हैं ना, किसमें अपन पढ़ के आए क्रॉप प्रोडक्शन में, जिनको बोलते हैं वीड, बस वही। तो वो तो खेत में तो होते हैं वीड, पर मछलियों में होती है वीड। दोनों एक ही चीज़ है, क्या है, अनावश्यक, मतलब कोई काम की नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि अनावश्यक मछलियों को क्या कहते हैं, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, तो क्या कहोगे, वीड फिश, क्या कहोगे, वीड फिश। नाम आ जाए तो मस्त नाम है, चंदा, चिनकी, चंद्री, भोला। चंदा, चिनकी, चंद्री, भोला, चंदा, चिनकी, चंद्री, भोला। नाम वाम नहीं आएगा, आप तो बस क्या याद रखना कि अनावश्यक मछलियों क्या बोलते हैं, वीड फिश। अब मछलियों, विदेशी मछलियों के दुष्परिणाम। जो बाहर की, जो विदेशी जो मछलियाँ लेके आए अपन, क्या क्या नाम पड़ा था अपन, जैसे सिल्वर कार्प, गोल्डन कार्प, इनकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान क्या है, जो विदेशी नस्लें हैं ना, ये क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो क्या होगा, जब ये तेज़ी से बढ़ेगी और बेचारी जो अपनी देसी नस्ल है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये जल्दी बड़ी हो जाएगी और वो रह जाएगी छोटी छोटी। तो या तो ये उनको खा जाएगी या फिर उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो जो अपनी जो देसी नस्लें हैं ना, देसी मछलियाँ हैं, वो क्या होगी, बेचारी बहुत छोटी छोटी रह जाती है या पीछे छूट जाती है। एक नुकसान तो ये। दूसरा क्या है, देखना जो विदेशी मछलियाँ हैं उनका क्या होता है, पैसे कम मिलते हैं उनके बाज़ार में, ठीक है, क्यों, जो देसी नस्ल है ना उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो पैसों का भी नुकसान है। अगला नुकसान क्या है, अगर विदेशी मछलियाँ अपनी जो देसी मछलियाँ हैं इनके साथ इनमें क्या हो जाता है, संकरण। संकरण का मतलब कि वो क्या, मेटिंग हो जाती है। तो फिर क्या होगा, जो मछली पैदा होगी ना, वो ना तो देसी रहेगी ना विदेशी रहेगी, तो कुल मिला के क्या होगी, उसकी नस्ल बिगड़ जाएगी, ठीक है। उस प्रकार से अगला है, ये सिल्वर कार्प क्या है, विदेशी मछली है। तो इस सिल्वर कार्प की वजह से जो अपनी जो देसी मछली है कतला, इसको बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 3-4 लिखने हैं, विदेशी मछलियों के दुष्परिणाम। अब मछली पालन की समस्या आपको नाम याद रखना है, सिंपल से क्या क्या समस्या आती है। पहली समस्या है जल स्तर का कम होना। अगर मान लो गर्मी के दिनों में जाकर जल स्तर कम हो गया तो क्या होगा, तालाब खाली होने लगेगा, तालाब से पानी खाली होने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या इसकी समस्या है। खरपतवार का प्रकोप, पानी में भी क्या होता है, खरपतवार जानती हो, छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे उग गए तो मछलियाँ मरने लग जाएगी, इसलिए समय समय पे अपन को खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। शैवाल की अत्यधिक बाढ़, ये शैवाल भी क्या होते हैं, ये जो हरे, जो आपने देखा ना खंजी, जो हरे हरे जो दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, बिल्कुल छोटे छोटे हरे हरे जो दिखते हैं, जिसमें पानी में उगते हैं, उनको बोलते हैं शैवाल। वे भी अगर ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, पानी को गंदा करेंगे और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, मछलियाँ मरने लग जाएगी। अगली समस्या है ऑक्सीजन की कमी। अगर किसी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा, मछलियाँ मर जाएगी। मछलियों के शत्रु, अब कौन होता है मछलियों के शत्रु, जो मछलियों को खाते हैं। जैसे कि मान लो आपने देखा कोई पक्षी है, देखा होगा, पक्षी क्या करते हैं, मछलियाँ खाते हैं। तो आपके तालाब है, मान लो हम वहाँ ज़्यादा पक्षी आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मछलियों को खा जाएंगे, तो आपको नुकसान होगा। उसके अलावा बहुत सारे और भी जो जानवर है वो भी मछलियाँ खाते हैं, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। मछलियों की चोरी, आपका तालाब है, आप चले गए रात को घर पे सोने, पता चला कुछ चोर आए, सारी मछलियाँ निकाल के ले गए, तो क्या हो गया, नुकसान। मछलियों के रोग, तो मछलियों के रोग अभी पढ़ के आए ना अपन, रोग जैसे ड्रोपसी डिजीज है, पंख का सड़ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, मछलियाँ मर जाती हैं, इससे अपन को होता है नुकसान, ये इसकी समस्या है। अब मछली पालन के लाभ, अब जो मछली पालन के क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो क्या है, पौष्टिक आहार, मतलब कि मछली क्या है, एक अच्छा पौष्टिक आहार है, ठीक है। मछली क्या है, इससे अपन को अच्छा आहार मिलता है, किसको, इंसानों को। रोजगार की प्राप्ति, जानती हो, किसी को काम नहीं, किसी के पास काम नहीं बेचारे के पास, तो वो ये काम करने लग जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। विदेशी मुद्रा, जब अपन मछलियाँ क्या होती है, बाहर भी जाती है बिकने के लिए विदेशों में, तो जब वो बाहर जाएगी ना तो वहाँ का पैसा अपने देश में आएगा, बाहर का पैसा, विदेश का पैसा कहाँ आएगा, अपने देश में, ठीक है।
तो ये अच्छी बात है। और लास्ट है, मछली से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, बहुत सारे उत्पाद, जैसे कि देखा होगा आपने मछली का तेल का नाम सुना होगा, बहुत फेमस मछली का तेल, ठीक है। इसके अलावा इससे खाद प्राप्त होती है, और बहुत सारी जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती है ना, कॉस्मेटिक चीज़ें, कॉस्मेटिक मतलब जो कॉस्मेटिक मतलब जो आती है ना, जो सजावट करने की, जैसे चेहरा चमकाने की कुछ भी क्रीम आती है, बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, तो उनमें क्या काम आते हैं, मछली के तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद, ये अपना चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, और सबसे ज़रूरी क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना इसे, ठीक है। धन्यवाद।